वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण स्वस्थ भारत व समर्थ भारत वे साथ मिलकर एक स्वस्थ भविष्य की ओर। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है। 17 ने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाने और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के विस्तार किया है। ऋतु महेश्वरी ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल इंटरवेंशन और डेटा संचालित निगरानी को सक्षम किया जा रहा है, जिससे मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो रही। But going beyond just giving our IDs to people in terms of actual that along with the histopathological examinations and the PD-L1 testing. I am the PI, or the principal investigator, for a study that we're putting together, which is being run out at Queen Mary University, London. And this study is really about understanding what difference artificial intelligence powered decision support tools can make to patient care and can make to clinicians trying to make really difficult decisions under time pressure. Imagine a patient who's been injured. They might have had a road traffic collision. They might be at the curbside. The London Air Ambulance team of pre-hospital doctors will be able to get that information about the patient, then pass it through the system into the algorithms. Those algorithms or those चैम्बर है जो सभी तरह के बिजनेस को एक छत के नीचे ला रहा है। और चूंकि इसमें हमने मुख्यमंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें भी बुलाया। आपने देखा ऋतु महेश्वरी जी आई जो कि हमारी सेक्रेटरी हेल्थ है। तो ये सरकार के साथ प्राइवेट जो हम लोग प्लेयर्स हैं उनका एक डायलॉग था, जिसमें हमने भी बताया कि हम क्या कर रहे हैं, सरकार ने बताया सरकार क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। और ये एक बड़ा सफल आज का कॉन्फ्रेंस रहा, अभी चल रहा है। और सभी जो भी सब्जेक्ट उठाए गए हैं वो सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा आज कि हमें इलाज कराने से बेहतर है कि हम इस पे ज़्यादा ध्यान दें कि हम बीमारी ही ना पड़े। तो मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सबको प्रिवेंटिव हेल्थ पे भी कुछ चर्चा करनी चाहिए कि कैसे हम बीमार होने से बचें। अच्छा खान पान, थोड़ी सी एक्सरसाइज और अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करें जिससे हमें बीमारियां कम घेरें। तो इन्हीं सारी विषयों पे चर्चा हो रही है और सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उन पे चर्चा हो रही है। और यशोदा हमेशा आपने देखा होगा सरकार की हर पॉलिसी में यशोदा हमेशा साथ होता है। तो हम एबीडीएम और आयुष्मान, टीबी मुक्त भारत सभी का पार्ट है यशोदा हॉस्पिटल। और मैं इंडिविजुअली उपासना अरोड़ा इन सारी बातों का समर्थन करती हूँ। और सिर्फ अस्पताल में नहीं, अस्पताल के बाहर जहाँ भी मैं काम करती हूँ, जितने भी चैम्बर हैं या जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, सभी के साथ जुड़ने के बाद मैं कहती हूँ कि हमें सरकार की हर योजना का साथ देना चाहिए, तभी वो योजना सफल होती है। लेकिन मैम जिस तरह ये कहा जाता है कि जीडीपी का 2.5% जो हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए, जबकि जो अलॉटेड है वो 1.5% है और एक्सपेंसेस 1.25 हो रहा है, इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? हम लोगों के लगातार ये जो हम लोग हर डायलॉग में कहते हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए, उसी का असर है कि आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए, आपकी नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ गए, अब आप ये देख रहे हैं आयुष्मान भारत आया। तो धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा, लेकिन चीज़ें बहुत तेजी से बदलना ठीक नहीं होता। छोटे छोटे कदम लेके हम लोग आगे जा रहे हैं और डेफिनेटली सरकार अगले बजट में, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात सुनेगी और हमें ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाएगा। मैम इसी के साथ यूनिवर्सल इंश्योरेंस की बात हो रही है, जिस तरह आयुष्मान एक मेडिक्लेम पॉलिसी है, ठीक है, उसी तरह यूनिवर्सल मेडिक्लेम पॉलिसी की बात हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर वो हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए
सबसे जो हमारी हिंदुस्तान के जो भी हम नागरिक हैं, हम लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम शादी के लिए पैसे बचाते हैं, हम गाड़ी के लिए पैसे बचाते हैं, हम घर के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के लिए कोई पैसे नहीं बचाते। हम सोचते ही नहीं कि बीमार पड़ने पर क्या हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकारी ये योजना आती है, यूनिवर्सल इंश्योरेंस होता है, तो नथिंग लाइक दैट। हिंदुस्तान जैसी इतनी बड़ी कंट्री है जिसमें देखिए कुछ लोग जो अब समझदार हो गए हैं या जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं जिनका इंश्योरेंस होता है, उनकी बात अगर आप छोड़ दें तो आम आदमी इस बारे में नहीं सोचता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन सबके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित होगा कि सभी लोग हेल्थ कवरेज के अंदर होंगे और अपना इलाज आसानी से करा पाएंगे। Then what they did was they thrombolized the patient in CSC and then shifted the patient to the tertiary hospital. That was one case. And another case, a patient, an elderly guy, 65-year-old, developed sudden left side weakness. करेक्शन ऑफ इंडिया जितना होता है उसका 1% अमाउंट अगर हेल्थ केयर सेक्टर के उस कार्ड बनाने में ट्रांसफर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली इतना पैसा आ जाएगा। जितना आज की तारीख में इंडिया का 1.2% ऑफ जीडीपी इज स्पेंड ऑन हेल्थ, इट्स टू माइनर। अमेरिका का हेल्थ इंश्योरेंस में जो हेल्थ पर जो खर्चा है वो जीडीपी का 22% है, यूरोप 16% खर्च करता है। तो ये तो हमको बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन जो है वो भी सिर्फ इंश्योरेंस में इसको खर्च करना चाहिए। और बाकी चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सारे के सारे सेल्फ सस्टेन इंश्योरेंस से चलेंगे, उनकी कोई फंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये सारी फंडिंग बचा करके हम इंश्योरेंस को ट्रांसफर कर दें, ऑटोमेटिकली सब लोगों को अच्छा सा इलाज मिलने लगेगा। इसकी डिटेल पूरा फॉर्मेट है मेरे पास जो मैंने बनाया है। आई एम राइटिंग ए बुक and it will definitely going to get impact. Somebody has to start talking in the correct line. एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। डॉक्टर रंजीत राय चौधरी, he was a professor from a college of चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़। उन्होंने 15 साल पहले इस तरीके के सजेशन जैसे आज मैं सजेशन बता रहा हूँ उन्होंने लिखे और भारत सरकार को दिए कि मेडिकल एजुकेशन में ऐसे ऐसे चेंजेस होने चाहिए। उन विचारों की तो डेथ भी होगी, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के सजेशंस को अडॉप्ट करते हुए एनएमसी का गठन किया और आज एनएमसी उस चंगुल से बाहर हो गई है जो मेडिकल एजुकेशन में एक जंग की तरह बैठी हुई थी और एमसीआई और देश में डॉक्टरों को पैदा नहीं होने दे रही थी। अल्टीमेटली आज देश में डॉक्टर बनने लगे, नर्सेस बनने लगे, एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है। देश गरीब है, नया है, यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज नहीं है, दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम कोशिश जब सही दिशा में करेंगे तो हर हालत में होगा। एक और एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। रतन जेआरडी टाटा ने 1932 में इंडियन एयरलाइंस को स्टार्ट किया था, भारत में एयरलाइंस। उसके बाद 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब नेशनलाइज किया तो उनकी एयर इंडिया भी उन्होंने अपने में शामिल कर ली और वो सरकारी एयर इंडिया होगी, चलाई गई। तब से लेकर के 2022 तक चलाई गई, पूरी लगातार घाटे में चली, लेकिन इस बीच में जब बिल्कुल भी नहीं चली तो अल्टीमेटली फिर उन्हीं को बेच दी गई क्योंकि नहीं चल सकती, सरकार का काम ही नहीं बिजनेस करना। आप एविएशन सेक्टर का एग्जाम्पल देखिए। हम 15 साल पहले लखनऊ से सिर्फ 2 फ्लाइट चलती थी, एक सुबह चलती थी, एक शाम चलती थी। आज आप देखिए कितनी फ्लाइट चलती हैं, कितने एयरपोर्ट्स हैं। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स वर्ल्ड के किसी भी एयरपोर्ट से। मेरा नाम सौरभ गर्ग है, मैं यूनिवर्सिटी ग्रुप का चेयरमैन हूँ और हम लोग मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं। मेडिकल में क्षेत्र में पहले मैं सर्विस करता था, फिर मैंने देखा कि मेडिकल क्षेत्र में जो गवर्नमेंट सेक्टर है यहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है लेकिन ऑपरेशनल फंक्शनल अप्रोच रही थी। तो वहाँ पर मैंने जो डायग्नोस्टिक में विशेष करके देखा था कि अंदर जांचें नहीं हो पाती थी, उस वजह से पेशेंट को बहुत परेशानियाँ होती थी। मैंने अंदर इन हाउस कल्चर बिल्डिंग किया, वहाँ पे जो मैन पावर का स्किल डेवलपमेंट है, डिजिटलाइजेशन है। पहले तो हेल्थ सेक्टर डॉक्टर डायग्नोस्टिक चलता था, चौथा डिजिटलाइजेशन आ गया है। तो डिजिटलाइजेशन पे भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। सारे जिला अस्पतालों में आप देखेंगे यहाँ मैंने रिपोर्टिंग करी, वहाँ पे अलाइनमेंट लगा दिया है। CHC भी हो रही है, जैसे मैंने बताया कि जो है
IIT डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, टाटा रिकॉर्ड की बात हो रही है, तो वो किया है। उसके साथ साथ आगे मैंने मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया का वो आया, मेक इन इंडिया के तहत हम लोगों ने प्लांट बनाए हैं यहाँ पे जो है, और R&D सेंटर हम लोगों ने डेवलप किया है। इस R&D सेंटर पे हम लोग स्क्रैच से लेके पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर के, जो यूरोप से मशीनें मंगाते थे, एलटेक्स से मंगाते थे, बैक मिक्सिंग लेजर क्योंकि उसका इन्वेंटर है, सेल काउंटर बॉल से मंगाते हैं जो कि इन्वेंटर है, उसका सेल काउंटर स्वीडन का बना रहे हैं, कॉलेज टेगो कंपनी उसका बना रहे हैं, जिंक टाई अप है। उसके अलावा हमारी R&D में भी बहुत सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं। कोविड में हम लोगों ने सबसे पहले RT-PCR किट बनाई थी, लाइसेंस हमको तीसरे नंबर पर मिला था। कम से कम 12-13 करोड़ किटें हम लोगों ने RT-PCR किट दी, और उसका दाम भी मेक इन इंडिया करने से दाम को भी हम लोग 750 रुपए से लेकर 15 रुपए तक ले किया है। और मेडिकल डिवाइसेस का भी हम लोगों ने काफी दाम कम किया है। फार्मा में तो हम लोग आत्मनिर्भर हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस में आज भी आत्मनिर्भर नहीं है। आगे विदेशों से मंगाते हैं या मशीन असेंबली करते हैं। तो हम लोग की कोशिश ये 80-90% जो है पार्ट्स जो है मेक इन इंडिया के लगाए, तो उसको जो है यहीं पे बना के काम यूज करें, लोगों को रोजगार भी मिले। साथ ही साथ हम लोग एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं। यूपी का सबसे बड़ा गामा एडिसन प्लांट लगा है, जो विश्व स्तरीय गामा एडिसन प्लांट है, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे मैंगो वगैरह है, जिनको ये एक्सपोर्ट करना होता है, तो PTO बंद हो गया है, लगभग बंद हो गया है। मेडिकल डिवाइसेज भी गामा एडिसन की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी जो है प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए रेडिएशन कर देने से, जैसे आलू है, प्याज है, इनमें अंकुरण नहीं होता, बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते हैं। किसान अपने घर लेके चला जाए, 3 महीने 4 महीने बाद जब उसकी बाजार में डिमांड होती है तो प्रोडक्ट को अच्छे दाम में बेच सकता है। इस तरह का भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। और हम लोग को जो लैब्स है, डायग्नोस्टिक लैब्स है गवर्नमेंट की, उसकी इन हाउस स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं और R&D पे काम कर रहे हैं। सर R&D में जैसे IIT कानपुर भी खासकर इस चीजों पे काफी फोकस करके कर रहा है, उसमें IIT कानपुर में मेरा इंस्टीट्यूशन सेंटर है, उनके सहयोग से भी हम लोग चीजों को डेवलपमेंट, क्योंकि R&D एक बहुत वार्ड सब्जेक्ट होता है, चीज बनानी होती है तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जिसे मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक लगभग बना लिया, तो उसकी क्रिस्टल जो होती है, क्रिस्टल रंग से क्रिस्टल होती है, जिसे कोई क्रिस्टल होता है, उसमें मेरे पास कोई अच्छा मैथमेटिशियन नहीं था। IIT कानपुर के मैथमेटिशियन से कॉम्बिनेशन करके हम लोगों ने उसको डेवलप कर दिया। कहीं ना कहीं हम लोग R&D में फंस जाते हैं, तो जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन हैं, जो आज की डेट में सरकार ने कहा है कि प्रीमियम इंस्टीट्यूशन हम लोग जैसे इंटरप्रेन्योर को, डेवलपर को सहयोग करें, तो इन लोग से सहयोग ले रहे हैं। यहाँ पर IIT कानपुर है, RMIT है हैदराबाद में, इस तरह से बहुत सारे संस्थानों में हमने सेंटर खोल रखे हैं, जहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमर और बना करके इवन हम लोग API भी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में API नहीं बनती थी, ज्यादातर चाइना से या बाहर से, यूरोप से आती थी, तो API भी बहुत फोकस कर रहे हैं, जिससे 100% मेक इन इंडिया हो सके। इस तरह से फार्मा में हम लोग आत्मनिर्भर है, इस तरह से मेडिकल डिवाइसेज और कंज्यूमर का भी आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर फिर से चेयरमैन हिंद मेडिकल साइंसेज बाराबंकी सेटअप एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर हॉस्पिटल। पिछले 40 सालों से मैं हेल्थ केयर सेक्टर में हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या इस समय हेल्थ केयर सेक्टर में है वो ये है कि कोई कंप्रहेंसिव अप्रोच फॉर द सिटीजंस नहीं है। सारा का सारा अप्रोच जो है वो पीसमील में है और फ्लेक्सिबल है। हम किसी टॉपिक पे, किसी डिजीज पे, और जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है और मेजॉरिटी उसकी अर्बन सेंट्रिक है। तो हमारे आम नागरिकों को जैसी स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही। इनिशियली 1947 से जब से देश आजाद हुआ, उस समय देश गरीब था, लोग पास अभाव था, सरकारों ने ये व्यवस्था करी कि हम स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी तौर से सरकारी तौर पर दें। सरकार ने दी भी, CHC अर्बन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाए, लेकिन वो बहुत कम थे। आगे चल करके जब और भी विस्तार किया तो वो जो विस्तार है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है और लोगों को
जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतनी मात्रा में मिल नहीं पा रहा है। इसी के साथ साथ पहले प्राइवेट सेक्टर भी जो प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो वो ज्यादातर अर्बन सेंट्रिक हो गया। जब अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट हुआ तो वो लोगों को यूनिफॉर्मली मिल नहीं पाना जो रियल हेल्थ केयर मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती। उसका सोल्यूशन ये है इसको कैसे किया जाए जी कि न तो हमारी इंडस्ट्री पूरी रेगुलेटेड है, ना उसका किसी तरह की कोई रेटर है, ना उसके कोई रेट्स डिसाइडेड है, सब अपने आप चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप चला सकता है। सरकार को अब इसको चेंज करना चाहिए। अब वो बजाय हेल्थ प्रोवाइडर से हेल्थ रेगुलेटर को और प्रोवाइडर के काम प्राइवेट सेक्टर को दिया जाना चाहिए। इसको भी बहुत स्ट्रिक्टली उसको रेगुलेट करें और इसको हम एविएशन सेक्टर की तरह हम हेल्थ सेक्टर को भी रिफॉर्म कर सकते हैं और गली गली गांव गांव तक हम ट्रीटमेंट पहुंचा सकते हैं बाय वे ऑफ इंश्योरेंस। सर जैसे अभी लखनऊ में इंश्योरेंस अगर हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करते हैं तो उससे हम सबको सही रंग की सेवा कर सकते हैं, सही इलाज मिल सकता है। अभी जो एक मेजर पॉपुलेशन है वो उसका आउट ऑफ पॉकेट वो खर्च करती है, खर्च कर नहीं पाती है, तो बड़ी ऊंची ऊंची टेक्नोलॉजी है उसकी सब बात तो कर सकते हैं, लेकिन क्या रियली ये पॉपुलेशन पहुंच रही है या रियल लोगों को ये सेहत की सुविधा मिल रही है? जी अगर सरकारी में इतनी भीड़ है वो सब वहां पहुंचते हैं फ्री की वजह से, लेकिन तो उनको ट्रीटमेंट वहां भी नहीं होता। प्राइवेट अफोर्डेबल नहीं है तो आम आदमी जाएगा। जो सरकार व्यवस्था कर रही है थोड़ी बहुत आयुष्मान भारत और दूसरी योजनाओं से तो वो बहुत ही नोट की मदद में जी रहा है। तो इसको यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम कही जाए जिससे सभी को इसका लाभ मिल सकता है। तो जैसे लखनऊ में ही अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल में एक रेगुलेटरी बनाई गई जिससे कि पूरे चीजें कवर किया जाए, उसको किस तरह से देखते हैं? वो तो बड़ा अच्छा काम है। वो तो ये किया गया कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न वो एक सा होना चाहिए। एक तरीके से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जिससे कि सभी प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज एफिलिएट किए गए, जिससे उनकी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो यूनिफॉर्म है। जी वो यूनिफॉर्म है, बेहतर काम है, ये सही दिशा में कार्रवाई है और इससे फर्क भी पड़ा है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि पूरे प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटीज थी जो नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी वहाँ मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फैकल्टी नहीं थी, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए तो बहुत डाइवर्सिफाइड था और बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए वो सिस्टम डेफिनेटली बेहतर है।